हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी? शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन क्यूजेस परनीसियस एनीमिया। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो परनीसियस एनीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है। क्या होता है इसके अंदर कि जो डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाएगी किस चीज़ की? जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आरबीसीज होती हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वो किसी पर्टिकुलर विटामिन की वजह से होती है, वो पूछा गया है। ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। तो कौन से विटामिन की वजह से होती है? तो परनीसियस जो एनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, जो विटामिन B12 होता है उसको कोबालमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोबालमीन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि परनीसियस एनीमिया क्यूज करता है। तो विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The following tissue is widely and abundantly distributed in human body is। कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शंस हैं मस्कुलर, लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेजियस। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो बहुत वाइडली फैला हुआ है? तो राइट आंसर होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। कि ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाना फैट से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, कर्ब साइकिल एंड स्पोनिफिकेशन। तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होना फ्रॉम फैट से, तो वो क्या होगा? इट्स नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका सिंथेसिस होता है फैट से। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है फॉर एनर्जी को लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन आइडेंटिकल ट्विंस वेयर द फिटस शेयर द कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। कि एक आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं कि वो सेम मदर से सेम टाइम पे, इवन जो उनका सेक्स होगा वो भी सेम ही होगा। लड़का है तो लड़का ही, दूसरा जो बच्चा है वो भी लड़का ही होगा, और अगर लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियां ही होंगी अगर वो सेम कोरियन शेयर कर रहे हैं। कोरियन बेसिकली क्या होता है कि जो एमनियोटिक सैक होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको कोरियन बोला जाता है। तो अगर उनके अंदर सेम कोरियन है तो उसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो कितने होंगे? ऑप्शन है 1, 2, मोर देन 2, 2 एंड फ्यूज्ड। तो अगर एक आइडेंटिकल ट्विन है और उनका जो कोरियन है वो जो एक सेम एमनियोटिक बैग में है, तो जो उनके लिए जो प्लेसेंटा होगा वो होगा 1। ठीक है, तो प्लेसेंटा की नंबरिंग भी होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है कि जो पार्किंसन डिजीज़ है वो कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी हो जाने के कारण होती है। ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्किंसन डिजीज़ की। तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, जो ओल्ड एज में जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर देखी जाती है। बेसिकली ये एक प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही देखी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, क्या देखा जाता है कि जो शेकेबल मूवमेंट्स देखे जाते हैं, अनकंट्रोल अनइंटेंडेड होते हैं वो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनके जो हैंड्स हैं और जो फिट्स हैं वो अपने आप से शेक करते रहते हैं, ऐसे कपकपाते रहते हैं। तो वो बेसिकली कौन सी डिजीज़ कंडीशन के अंदर देखा जाता है, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, ठीक है। होती किसकी वजह से है, तो इट इज़ caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ डोपामीन, ठीक है। अगर जो डोपामीन है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीज़ क्योज हो जाती है, दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम इनटू साइटोप्लाज्म इज, कि जैसे कि ये सेल है, ठीक है, सेल का ये कोई सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या चीज़ें हैं, कोई मटेरियल प्रेजेंट है। अगर उसको सेल के अंदर जाने की जो प्रोसेस है उसको पूछा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांसडक्शन। तो जो क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम इनटू द साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है कि सेल के अंदर चीज़ जा रही है, ठीक है, सेल के अंदर की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल के बाहर कुछ सेल है, कुछ पार्टिकल हैं, उसको बाहर निकाल रही है अपने मीडियम से, तो हम उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। बट अभी पूछा है कि इनटू द साइटोप्लाज्म, अंदर जाना है साइटोप्लाज्म के, तो उसको बोला जाएगा एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ड्रग यूज्ड फॉर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट स्लीप इज, कि कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम्स तक काम करना होता है, काफ़ी घंटे लगातार काम करना है, तो बिना स्लीप आए, स्लीप को रोकने के लिए कि नींद ना आए, तो हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं ताकि क्या होता है कि लंबे टाइम तक काम किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है। ऑप्शंस हैं कोकेन, एम्फेटामिन्स, कैफीन एंड बीटल नट्स। तो कौन सी यूज़ की जाती है, एम्फेटामिन्स। जो एम्फेटामिन्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो ब्रेन और जो बॉडी के मैसेजेस होते हैं उसको फास्ट कर देते हैं। जो ब्रेन एंड जो बॉडी के बीच में जो मैसेज होते हैं उसको फास्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन को सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि उसको हमेशा एक्टिव रहना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल जो एम्फेटामिन्स ले रहा है वो मोर अलर्ट हो जाएगा और फिजिकली मोर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर किसी इंसान को बिना सोए लंबे समय तक काम करना है तो वो एम्फेटामिन्स का यूज़ करता है, बट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ, कि जो फैटी लीवर सिंड्रोम है वो कौन सा ऐसा क्या सब्सटेंस है जिसको ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से होता है। ऑप्शंस हैं मॉर्फिन, अल्कोहल, टोबैको एंड ऑप्शन बी एंड सी बोथ। तो जो फैटी लीवर सिंड्रोम है वो बेसिकली किसकी वजह से, किसके एक्सेसिव इनटेक की वजह से होता है,
क्या होगा राइट आंसर? वो होगा एल्कोहल। अगर कोई इंडिविजुअल है एक्सेस अमाउंट में एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसके अंदर क्या देखा जाएगा कि उसके अंदर फैटी लिवर सिंड्रोम है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइलेंट फीचर ऑफ नर्स रिकॉर्ड्स इंक्लूड द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि उन्होंने पूछा है कि सभी होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, कि जो नर्स है वो अपने रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करती है, उसके फीचर क्या क्या होने चाहिए सिवाय इसके। ऑप्शन है रिटन विद इंक, क्लियर एंड कंसाइज, काउंटर साइंड बाय द डॉक्टर, शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। तो क्या होगा? अगर नर्स है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हैं तो वो प्रॉपर तरीके से रिटन विद इंक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए एंड क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं की होनी चाहिए। अगर जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहे हैं उसमें क्या होता है, वर्ड्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बना के रखती है। ठीक है, बट क्या नहीं होता कि जो नर्स ने रिकॉर्ड बनाए हैं काउंटर साइंड बाय द डॉक्टर, ये नहीं करवाया जाता। तो हमारा राइट आंसर होगा countersigned by the doctors is not a silent feature of nurse records. Next question है the ability of human body to defend itself against a pathogenic agent, कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी वो एबिलिटी जो किसी भी पैथोजेनिक एजेंट जो कि डिजीज क्योज कर सकता है उससे जो लड़ने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी एंड अडप्टेशन। तो क्या होगा, जो डिफेंड करने की जो एबिलिटीज़ होंगी उसको हम बेसिकली बोलते हैं इम्यूनिटी। कि किसी भी पर्सन के अंदर हम बोल देते हैं ना कि आपकी तो इम्यूनिटी वीक है, क्यों है कि जो उसकी पैथोजेनिक जो एजेंट होते हैं उससे जो लड़ने की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसे बार बार क्या है इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसको बार बार डिजीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडियल पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग रायल्स ट्यूब फीडिंग इज। जो रायल्स ट्यूब फीडिंग होती है वो बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो आइडियल पोजीशन होगी जिसकी वजह से जो एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो पोजीशन कौन सी होगी। ऑप्शन है साइडलाइन पोजीशन, हेड एंड 30 डिग्री एलिवेटेड, सुपाइन पोजीशन एंड सीटिंग पोजीशन। तो जो आइडियल पोजीशन होगी रायल्स ट्यूब फीडिंग के लिए वो होगी हेड एंड 30 डिग्रीज एलिवेटेड, कि जो पेशेंट का जो हेड साइड एरिया होता है उसको 30 डिग्री एलिवेट किया जाता है, उसको ऊंचा किया जाता है ताकि जो एस्पिरेशन के चांसेस हैं वो मिनिमल हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, कि कौन सा ऐसा इफेक्टिव मेथड होता है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं पीरियोडिक फ्यूमिगेशन, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी, यूज़ ऑफ प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीई किट होती है एंड हैंड हाइजीन। तो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर इज एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के अंदर सबसे इफेक्टिव माना जाता है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो होता है हैंड हाइजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको फिफ्थ डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मम्प्स, मीजल्स, इराइदमा इन्फेक्टियोसम एंड रूबेला। तो फिफ्थ डिजीज के नाम से जाना जाता है इराइदमा इन्फेक्टियोसम को। ठीक है,
erythema infectiosum is also known as fifth disease. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू ट्रीटेड इमीडिएटली. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, कि कौन सा पेशेंट है, हम उसको कौन से नंबर पे प्रायोरिटी देंगे उसके ट्रीटमेंट के बिहाफ पे. ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, क्लोज्ड फ्रैक्चर, आई इंजरी एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग. कि हमारे पास कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या है, जो यूरिनरी रिटेंशन है कि ब्लड जो यूरिन है उसका एक्यूमुलेशन हो गया है, एंड जो क्लोज्ड फ्रैक्चर है कि ओपनली उसको नहीं दिखाई दे रहा है पर जो पर्सन है उसको फ्रैक्चर प्रेजेंट है, आई की इंजरी हो गई है, या पर्सन का क्या कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, लगातार खून बह रहा है. तो हमें सबसे पहले कौन से पेशेंट है जिसके अंदर कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको सबसे पहले ट्रीट करना होगा. तो अगर पेशेंट है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग है तो हमें उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग है, हेमरेज की जो कंडीशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है. ठीक है, तो ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ ECF इज. ECF है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. ऑप्शंस हैं CSF, ब्लड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड ऑल ऑफ दीज. जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ब्लड है, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो है. तो ECF जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज. जो CSF भी है, ब्लड भी है, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी काउंट होता है अंडर द ECF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर इज. कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू की क्या लेयरिंग प्रेजेंट होती है वो कौन से टाइप की होती है. ऑप्शन है स्क्वेमस, कोलुमनार, सीलिएटेड एंड ट्रांजिशनल. तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ट्रांजिशनल टिश्यू होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इज. कि जो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, कितने टाइम तक वो जिंदा रहता है. ऑप्शन है 48 to 72 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, 12 to 24 आवर्स एंड 0 to 12 आवर्स. तो जो एक स्पर्म होता है वो जिंदा रहता है कितने, 48 से लेके 72 आवर्स तक. ठीक है, वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो ओवम है वो जिंदा रहता है 12 to 24 आवर्स. बोला जाता है कि जो ओवम होता है वो 24 घंटे से कम ही उसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो वो होती है 12 to 24 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड from the lungs during maximal expiration is called. कि वो वॉल्यूम जो कि मैक्सिमम जो एक्सपिरेशन हुआ है, जो एयर को आउट निकालने की जो प्रोसेस है उसके दौरान जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो वॉल्यूम बाहर निकली है उसको हम क्या बोलेंगे. ऑप्शन है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम. तो पूछा गया है कि एक्सपिरेशन के क्या, जैसे ही एक्सपिरेशन हुआ है उसके जो फोर्सफुल मैक्सिमल एक्सपिरेशन हुआ है उसके बाद जो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर जो बाहर निकली है हम उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि मैक्सिमल एक्सपिरेशन हुआ, वो जो एयर है उसको बाहर निकाला गया,
ठीक है, उसके अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बाहर गई उसको बोला जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जैसे ही सेम ऐसे ही कि जो हम इनहेल करते हैं, तो जब हम एक फोर्सफुल मैक्सिमल इनहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर आती है उसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, कि बहुत जोर से हमने सांस बाहर छोड़ी है लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट का जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स हैं उसके अंदर जो एयर है वो रह गई है, तो उसको बोला जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रेथ यूजुअली एट रेस्ट, जो हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसके अंदर जितनी भी एयर जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत बार क्या करती हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। तो आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और इवन उसको एक प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, कि जो नेजल कैनुला होता है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1 to 4 लीटर्स पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट, 4 to 6 लीटर पर मिनट एंड 6 to 8 लीटर्स पर मिनट। तो जो रिकमेंडेड फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का वाया ए नेजल कैनुला इज 1 to 4 लीटर्स पर मिनट, 1 से 4 लीटर पर मिनट ही नेजल कैनुला जो होता है उससे जो ऑक्सीजन है उसको फ्लो करवाना होता है। ठीक है, वही उसका रिकमेंडेड फ्लो रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अर्ली इंडिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज, कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो कैल्शियम है उसको वो डिक्रीज हो गया है। क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया? कि डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम है उसका लेवल डिक्रीज हो गया है तो उसको बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। उसका अर्ली इंडिकेशन है वो क्या होगा? ऑप्शन है मेमोरी चेंजेस, tingly sensation in fingers, ventricular dysrhythmias and depressed reflexes। तो अगर पेशेंट है उसको हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम का कम दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर जो कैल्शियम है वो कम हो गई है, तो उसके अंदर जो अर्ली इंडिकेशन दिखाई देगा वो होगा कि जो उसके हाथ पैर होते हैं उसके झंझनाहट देखी जाएगी, कि वो बताएगा कि उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि जैसे उसके पैर में या और हाथों में ऐसे चींटियाँ चल रही हैं, जैसे चींटी दौड़ती है ना, ऐसा उसको हाथों में झंझनाहट सी रहेगी। तो क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल मेडिकेशन हैज द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस, कि कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि एंटी ट्यूबरकल है जिसकी साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, ऑप्शन है पायराजीनामाइड एंड आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन एंड इथाम्ब्यूटोल। तो कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकल मेडिकेशन है जिसका साइड इफेक्ट होगा पेरिफेरल न्यूराइटिस? तो वो होगी, क्या होगी? आइसोनियाजिड। जो आइसोनियाजिड होती है उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है इसके अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं किसकी, जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी बेसिकली हैंड्स में और जो फिट्स में, उनकी डैमेज होना शुरू हो जाता है, कि डैमेज ऑफ द नर्व outside the brain and spinal cord often cause weakness, numbness, pain,
यूजुअली इन हैंड्स एंड फिट। ठीक है, क्या जो हैंड्स होते हैं, फिट्स होते हैं, उसके अंदर नमनेस देखी जाएगी, पेन देखा जाएगा और वीकनेस देखी जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू द आइसोनियाजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रेफरल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज, कि जो रेफरल सर्विसेज होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, वो कौन जो सबसे पहले देता है? ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर एंड प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर। तो जो फर्स्ट रेफरल लेवल होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, वो देते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ, कि जो हाउस फ्लाई होती हैं वो बेसिकली कौन सी ऐसी डिजीज होती हैं जिसके स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ऑप्शन है डायरिया, डिजेंट्री, कोलेरा एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो घरों में मक्खियाँ होती हैं वो बेसिकली जो डायरिया है, डिजेंट्री है, जो कोलेरा है, तीनों की स्प्रेडिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसका इन्फेक्शन है उसको फैलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज, कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो जो यूट्रस होता है वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस चला जाता है। तो जो इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का वो कितने टाइम पीरियड में हो जाता है? ऑप्शन है 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स एंड 8 वीक्स। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के लिए वो होती है 6 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई बैंडेज इज डन, कि जो ड्राई बैंडेज होती है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है टू स्टॉप पेन, टू अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, टू स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड टू प्रिवेंट द वुंड। जो ड्राई बैंडेज होती है अब वो यूज़ की जाती है किस लिए? टू स्टॉप द ब्लड फ्लो, जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने के लिए ड्राई बैंडेज का यूज़ किया जाता है। देखा नॉर्मल कंडीशन में क्या देखा जाता है, हमें चोट लगी, हमारा ब्लड निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमारे पास बैंडेज है अवेलेबल तो ठीक है, वरना हम कोई भी कपड़ा फाड़ के और एज इट इज़ हम उसको ड्राईली ही बांध लेते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए करते हैं? ताकि जो ब्लड है वो वहीं पे रुक जाए, उसका जो फ्लो है वो रुक जाए। तो ड्राई बैंडेज है वो टू स्टॉप द ब्लड फ्लो, उसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल गिविंग फर्स्ट एड ऑन द बर्न एरिया इज़ द बेस्ट फॉर कूलिंग इट, कि कोई पेशेंट है जिसका बर्न हो गया है तो जो बर्न एरिया है वहाँ पर ठंडक पहुँचाने के लिए जो फर्स्ट एड होती है जो कि हम घर में ही दे सकते हैं वो क्या होगी? ऑप्शन है ऑइंटमेंट, आइस वाटर, टैप वाटर एंड हॉट एप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट एड होती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अगर जो बर्न हो गया है तो बर्न एरिया के ऊपर हम जो टैप वाटर है, जो क्या जो नॉर्मल हमारे घर में जो नल लगे होते हैं उससे जो पानी आ रहा है हम डायरेक्टली उसको जो बर्न एरिया है उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि वो हमें क्या करेगा, एक कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, कि हमारे पास क्या होता है, कैजुअलिटी में कोई पेशेंट आया है, हमें उसका जो एयरवे है उसको ओपन करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। सेकंड ऑप्शन है जा थ्रस्ट मैन्यूअर, हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट। लास्ट है लिफ्ट द चिन, कि जो उसका चिन होता है उसको ऊपर उठाएंगे। तो जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है और हमें उसका जो एयरवे है उसको ओपन करना है, तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि जो हेड है उसको टिल्ट करेंगे एंड जो उसकी चिन होती है उसको लिफ्ट करेंगे। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड नॉट बी while प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, कि कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जो कि हम किसी भी पेशेंट को अगर फर्स्ट एड दे रहे हैं, पेशेंट को बर्न हो गया है और हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा एक्शन है हम नहीं करेंगे। ऑप्शन है पोर रनिंग वाटर ओवर द एरिया, कि जो टैप वाटर है हम उसको बर्न एरिया पे डालेंगे। रिमूव क्लोथिंग दैट इज़ नॉट स्टक टू द बर्न स्किन, कि जो क्लोथिंग होती है, जो कपड़े होते हैं, ताकि वो जली हुई जो स्किन है उसके ऊपर चिपक ना जाए, उसको हटा देंगे। अप्लाई आइस वाटर टू द आइस ओवर द बर्नट एरिया, कि जो जल गया है जो एरिया उसके ऊपर जो बर्फ़ है उसको अप्लाई करेंगे। एंड एक्सटिंग्विश फ्लेम बाय अलोविंग द पेशेंट टू रोल ऑन द ग्राउंड, अगर जो है क्या होता है कई बार जो लपटें होती हैं जो जलने वाली होती हैं उसको बुझाने के लिए जो पेशेंट होता है उसको अलाउ किया जाता है कि ताकि वो जो फ्लोर है उसके ऊपर रोल ऑन करे। तो हम पेशेंट है अगर उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हमें क्या नहीं करना होता, अप्लाई आइस ओवर द बर्नट एरिया, कि जो एरिया जल गया है हम उसके ऊपर जो आइस है, डायरेक्ट आइस की एप्लीकेशन है वो नहीं करेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कई बार क्या जो स्किन थोड़ी बहुत बचती है वो भी आइस के एप्लीकेशंस की वजह से और ज़्यादा जल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कि कौन सी ऐसी विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो सभी बच्चों का इसका आंसर पता ही होगा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आर्थराइटिस इज ए डिजीज ऑफ, जो आर्थराइटिस है वो कौन सी किस भी पर्टिकुलर एरिया की डिजीज़ है। ऑप्शन है स्किन, जॉइंट्स, किडनी एंड लीवर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर और जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप जो आज की क्लास है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू।